हो गया। थर्ड कंडीशन हम पढ़ रहे थे, जैसे देखो इसमें से कम द्रव इसमें आ रहा है और ज्यादा द्रव इसमें से निकल रहा है। V वेक्टर कम द्रव इसमें प्रवेश कर रहा है और ज्यादा द्रव इसमें से निकल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा, निर्गत माइनस आगत, निर्गत माइनस आगत द्रव। निकलने वाला द्रव ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी, फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। फ्लक्स पॉजिटिव होगा तो डाइवर्जेंस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि आप सोच रहे हैं कि जब ज्यादा द्रव प्रवेश कर रहा है तो द्रव कम क्यों निकल रहा है, और इसमें तो कम द्रव प्रवेश कर रहा है तो ज्यादा कैसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन कैसे है, जैसे देखो इसमें ज्यादा द्रव प्रवेश कर रहा है और कम निकल रहा है, इसके मतलब है कि इस P पॉइंट जो जहां पर ये आयतन अल्पांश रखा हुआ है, इसके अंदर क्या है, एक सिंक है जो उस पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर इस पॉइंट P पर जो हमने आयतन अल्पांश लिया था उसके अंदर क्या है, वो उस सदिश को या वेग जो अपना जल है उसको ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस नेगेटिव कब होगा, जब अल्पांश के अंदर क्या होगा, सिंक होगा जो कि इस द्रव को अवशोषित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऋणात्मक जब होगा जब अल्पांश के अंदर क्या होगा, कोई सिंक होगा जो उस द्रव को अब एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ये हो गई। अब यहाँ पर क्या है, कम द्रव जा रहा है और ज्यादा द्रव निकल रहा है, तो किसी भी अल्पांश के अंदर आप कम द्रव डाल रहे हैं और ज्यादा द्रव का कौन सी कंडीशन में निकलेगा, जब इस आयतन अल्पांश के अंदर क्या होगा, द्रव का स्रोत होगा। इसका मतलब डाइवर्जेंस धनात्मक कब होगा, जब इस अल्पांश के अंदर क्या होगा, द्रव का कोई दूसरा स्रोत होगा, उतनी ही जगह में कोई दूसरा स्रोत होगा द्रव का, जिससे क्या होगा, यहाँ पे भले ही कम जा रहा है वेग, वेग सदिश कम है लेकिन क्या होगा, ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो भौतिक अर्थ यही था कि डाइवर्जेंस का मान जो है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और जीरो हो सकता है। जितना द्रव उसके अंदर, अब जल हमने क्या, जल का प्रवाह हमने एक एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि वेग सदिश सदिश क्षेत्रीय हो गया तो उसका एक एग्जाम्पल लिया था कि जितना वेग उसके अंदर जा रहा है अल्पांश के अंदर उतना ही निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स जीरो होगा, और फ्लक्स जब जीरो होगा तो डाइवर्जेंस भी जीरो होगा। यदि ज्यादा द्रव जा रहा है और कम निकल रहा है तो नेट फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब, ये कंडीशन कब होगी, जब इसके अंदर कोई सिंक होगा जो उस द्रव को अवशोषित करेगा। ठीक है, इसीलिए बाहर द्रव कम निकलेगा। तीसरा कंडीशन ये था कि जब द्रव जा कम रहा है और निकल ज्यादा रहा है किसी अल्पांश से, तो उस कंडीशन में फ्लक्स का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ऐसा कब होगा, जब द्रव के अंदर, द्रव जो अल्पांश है उसके अंदर द्रव का स्रोत उपस्थित होगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये तो द्रव का प्रवाह एक एग्जाम्पल ले लिया, ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, भौतिक अर्थ पूछता है तो एक विद्युत क्षेत्र का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वो मैं अभी बता रही हूँ आपको। ये तो आपने वेग का लिया, वेग सदिश का डाइवर्जेंस। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का लेंगे तो विद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो डाइवर्जेंस ऑफ क्या आ जाएगा, वहां पर ई वेक्टर आ जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट dv टेंड्स टू 0 1 by dv, और फ्लक्स क्या हो जाएगा, E डॉट dA। ठीक है, ये फ्लक्स हो जाएगा E डॉट dA। अब देखो कैसे है डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर। विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है और
0 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपका पॉजिटिव कब होगा, जैसे देखो ये कोई बंद पृष्ठ है S, ठीक है, बंद पृष्ठ S से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। ये है विद्युत बल रेखाएं E वेक्टर, क्षेत्र विद्युत क्षेत्र सदिश है E वेक्टर, जहां पर कोई हमने पृष्ठ क्षेत्रफल लिया है S, उससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, तो नेट फ्लक्स कहाँ है, बाहर की ओर है, तो नेट फ्लक्स का मान क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि नेट फ्लक्स बाहर की ओर है तो नेट फ्लक्स हो जाएगा इसका पॉजिटिव। अब विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होने का मतलब क्या है, किसी भी विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा कहां से कहां तक होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इसका मतलब बल रेखाएं बाहर निकलने का मतलब क्या है, इस बंद पृष्ठ S के अंदर क्या है, एक प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही तो होंगी विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं। इसका मतलब क्या है, इस क्षेत्रफल इस पृष्ठ क्षेत्रफल S के अंदर क्या है, स्रोत उपस्थित है। नेट फ्लक्स पॉजिटिव होगा तो डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर भी क्या होगा, धनात्मक होगा इस केस में। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस यदि धनात्मक है तो इसका अर्थ क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित अल्पांश में क्या है, धनावेश उपस्थित है, और जिससे क्या है, विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निर्गत हो रही हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये हो गया फर्स्ट केस, डाइवर्जेंस धनात्मक है। दूसरा केस है डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर जब आपका ऋणात्मक हो। ऋणात्मक कौन से केस में होगा, जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ की ओर होंगी। जब विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होंगी, इसका मतलब क्या है, नेट फ्लक्स अंदर की ओर है, तो नेट फ्लक्स अंदर की ओर, इसका मतलब फाई का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और फाई ऋणात्मक होगा तो डाइवर्जेंस ऑफ, जब फाई ये है ई डॉट डी ए, ये ऋणात्मक होगा तो डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसका मतलब अब बल रेखाएं इस दिशा में है तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब अंदर क्या है, माइनस Q चार्ज उपस्थित है। डाइवर्जेंस ऑफ ई ऋणात्मक कब होगा, जब पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर ऋणात्मक आवेश उपस्थित है, और डाइवर्जेंस ई धनात्मक होगा जब अंदर प्लस Q आवेश है। ठीक है, तो ये हो गया सिंक, इसका मतलब पृष्ठ के अंदर सिंक उपस्थित है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं परिबद्ध आयतन में आ रही हैं, इसका मतलब आयतन में क्या है, ऋणात्मक आवेश उपस्थित है। अब तीसरा केस रह गया है, जब डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर क्या हो, 0 हो। डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर 0 कब होगा, जब नेट फ्लक्स कैसा हो, 0 हो। और नेट फ्लक्स 0 कब होगा, जब उस पृष्ठ में जितनी बल रेखाएं आएंगी, विद्युत बल रेखाएं, उतनी ही विद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से निर्गत होंगी, तो नेट फ्लक्स 0 होगा, और नेट फ्लक्स 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस भी 0 होगा। ठीक है, तो मैं ये रफ कर रही हूँ, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, अब थर्ड केस है, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर 0 हो। ठीक है, जैसे ये प्रश्न ले लिया, ऐसे हो बल रेखाएं, इसका मतलब क्या है, बल रेखाएं एक बंद लूप बनाए। ठीक है, बंद लूप बनाए बल रेखाएं, इसमें से प्रवेश करेंगी और इसमें से निकलेंगी। ई वेक्टर ये हो गया। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, जितनी बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं
उतनी ही बल रेखाएं इसमें से क्या हो रही हैं, निर्गत हो रही हैं। जितनी इसमें प्रवेश कर रही हैं उतनी ही इसमें से निकल रही हैं। तो इसका मतलब नेट फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फाई क्या है, ई डॉट डी ए। नेट फ्लक्स 0 होगा तो डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर बाय डेफिनेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, पर होता क्या है, विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा है। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो बंद लूप बनाती हैं। तो यहाँ पर आप बी वेक्टर लेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर कभी भी शून्य नहीं होता है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा बी डॉट डी ए। ठीक है, और डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर 0 होगा। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, तो इसके लिए क्या होगा, नेट फ्लक्स 0 होगा। और नेट फ्लक्स जब 0 होगा तो डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर 0 होगा। तो ऐसे सदिश जिनके लिए डाइवर्जेंस का मान 0 होता है वो सदिश कहलाते हैं परनालिकीय सदिश। 1 मार्क्स में ये कई बार पूछ लिया जाता है, मैं रफ कर देती हूँ। ऐसे सदिश जिनके डाइवर्जेंस का मान 0 होता है परनालिकीय सदिश कहलाते हैं। परनालिकीय सदिश। अच्छा, दूसरा चौक दे दो, ये इसमें कैसे सेट होगा। परिनालिकीय ऐसे सदिश जिनका डाइवर्जेंस 0 होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश ऐसा है जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है, तो इसको बोलते हैं आप परनालिकीय सदिश। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक सदिश क्षेत्र क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सदिश दिया होता है, आपसे पूछता है कि ये परनालिकीय सदिश है या नहीं। तो आपको क्या करना है, उसका डाइवर्जेंस निकालना है। यदि उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वो क्या होगा, परनालिकीय सदिश होगा। और उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, इसका मतलब वो परनालिकीय सदिश नहीं होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देती हूँ, इसमें यही पूछा है, 2 अघूर्णी सदिश क्षेत्र हैं तो सिद्ध कीजिए। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर ओवर आर क्यूब, सॉल्व किया। कल एक क्वेश्चन दिया था, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर ओवर आर क्यूब, कितनी आई उसकी वैल्यू, किसी ने नहीं किया। इसका क्वेश्चन कहाँ है? डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर ओवर आर क्यूब, सॉल्व किया, ये कितना आया, किसी ने नहीं किया। आर वेक्टर देखो यहाँ पर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप
और आर इसका मॉड कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको चाहिए कितना, आर क्यूब। तो आर क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप, आर वेक्टर की जगह पे वैल्यू पुट की है, डाइवर्जेंस को डेल डॉट लिखा है, उसके बाद आर क्यूब करना है तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, अब डेल जो है अवकलज संकारक उसका वैल्यू रखो, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में एक्स ओवर अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2 आई कैप, इसको ऐसे लिख दो, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाँ योगेश इसने किया है, 0 आएगा आंसर, सही है 0 ही आएगा इसका आंसर। अब आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है, डेल ओवर डेल एक्स इसका करना है आपको अवकलन, फिर क्या करना है, डेल ओवर डेल वाई का करना है, तो जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, इसका करना है, फिर के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, जेड ओवर इसका, बस सीधा अवकलन करना है, सॉल्व करेंगे, कुछ टर्म कट जाएंगे और आंसर आएगा 0। या इसको है ना ऐसा भी कर सकते हैं आप, सिंपल हो जाएगा ज्यादा, इसको आप आर क्यू रहने दो, इसको भी आर क्यू रहने दो। ठीक है, अब कर लो, ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स आर ओवर आर क्यू, सॉरी एक्स ओवर आर क्यू प्लस डेल ओवर डेल वाई वाई ओवर आर क्यू, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो गया, के कैप डॉट के कैप भी 1 हो जाएगा, डेल ओवर डेल जेड जेड ओवर आर क्यू। अब तो कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक बार x का करोगे, r का भी करना है, और ये आपको पता है डेल्टा r ओवर डेल्टा x कितना होता है, x बाई r, डेल्टा r ओवर डेल्टा y बताया था कल कैसे है, यहाँ से निकलेगा, और डेल्टा r ओवर डेल्टा z z बाई r, फिर उन तीनों की वैल्यू पुट कर देना। और क्वेश्चन सॉल्व करना कि आपको अब कल के लिए दे रहे हैं, जैसे अदिश फलन की प्रवणता और डाइवर्जेंस दोनों पढ़ा दिए हैं, तो उनसे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो कर लेना, प्रवणता और डाइवर्जेंस के। कर्ल अभी नहीं पढ़ाया है, कर्ल के रहने देना, जैसे ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है, स्थिति सदिश दिया है तुम्हें, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, तो आपसे पूछा है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड 1/r, यहाँ वेक्टर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, स्थिति सदिश r का परिमाण। दूसरा है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड log r इज इक्वल टू, कल इनकी वैल्यू बताना कितना आ रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड का मतलब क्या हो गया, देखो डाइवर्जेंस है तो क्या आएगा, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, और ग्रेड का मतलब क्या होता है, सीधा मल्टीप्लाई होता है, ग्रेड 1/r। ठीक है,
पहले तो इसका सीधा मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करना आप, और यहां पर डेल डॉट ग्रेड ln r, ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर 1/r, और ये डेल डॉट डेल हो जाएगा डेल स्क्वायर ln r। सर भैया, सर उनको भेज देना, ये बंद हो गया, इस रूम में से अंजलि को भेज दो चाहे। पता नहीं सर कौन सर ने बुला लिया है। और कैसे हो जाता मुझे ही बता दो, मैं ही सही कर दूंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा बस ये बता देती हूँ, ये दोनों सॉल्व करने हैं आपको कल। इसको डेल डॉट डेल को डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर डेल डॉट डेल भी डेल स्क्वायर हो जाएगा, और डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है, डेल डॉट डेल करोगे आप प्लस संकारक डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, 1/r निकाल लेना और ln r। अब नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, पढ़ेंगे आप सदिश क्षेत्र का कर्ल, और वो वैसे लास्ट टॉपिक है। कल तो संडे है ना, संडे को थोड़ी क्लास होती है।